हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, ये वीडियो आरटीआई की बच्चों के लिए है। आरटीआई के सेकंड ईयर के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के जो बच्चे हैं उनके लिए आज की वीडियो है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको 50 ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में आने की संभावना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, और वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो है पोर्टल ओपन कर लिया है, और आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है। सीबीटी के फॉर्म में सारा क्वेश्चन रहेगा पैटर्न में, जैसे आप वहाँ देंगे उसी फॉर्म में यहाँ पर भी आपको ये क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, लिखा है बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, बड़े डीसी जनरेटर में जो घुमावदार क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है, इसका जो जवाब है वो है सी, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करें। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट कर देते हैं, अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। यहाँ पे दिया है दूसरा क्वेश्चन, जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है। तो दोस्तों, डीसी जो जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की जो विशेषता है वो बताना है। तो इसका भी आंसर जो है सी, कम धारा उच्च वोल्टेज। इसके बाद दोस्तों फिर से यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं और अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर के प्रकाश को नाम दे। तो यहाँ पे जो इसका चार आंसर, जो चार ऑप्शन दिया हुआ है, संट मोटर, सीढ़ी मोटर, लंबी संट कंपाउंड मोटर और शार्ट संट कंपाउंड मोटर। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है आपका डी, शार्ट संट कंपाउंड मोटर। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कृपया पूरी वीडियो देखें और ध्यान से देखें। इसके बाद दिया है जो चौथा क्वेश्चन, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है। तो जो इसका आंसर है वो है सी, फाइबर ग्लास। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका पांचवे का आंसर है आर्मेचर करंट को सीमित करें। इसका जो आवश्यकता होती है, आर्मेचर करंट को सीमित करें। इसके बाद दोस्तों हम फिर से नेक्स्ट कर लेते हैं और अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, खाद्य मिश्रण मोटर्स में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है डी है, श्रृंखला क्षेत्र टेपिंग विधि। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमने फिर से नेक्स्ट कर लिया है, और जो अगला क्वेश्चन है वो हम पढ़ लेते हैं। वीए रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को क्या कम करता है। तो आपको इसका आंसर देना है। तो दोस्तों, सातवें का जो आंसर है यहाँ पे सी है, उच्च मिश्र धातु की चादर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम फिर से इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो गति क्या होगी। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, चलना बंद हो जाएगा, या मोटर सामान्य रूप से चलती है, या धीमी गति से चलती है, या बहुत तेज गति से चलने लगती है। तो जो इसका आंसर है दोस्तों, वह है डी, बहुत तेज गति से चलने लगती है। उसके बाद यहाँ पे एक जो है फार्मूले वाला क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पे नवा क्वेश्चन है, तीन कला स्क्वेरल केज प्रेरण मोटर की स्लिप गति जो है कि गणना करनी है, उसका फार्मूला बताना है आपको। तो यहाँ पे चार जो है फार्मूले दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पे एन स्लिप बराबर एन एस माइनस एन आर। ठीक है, ये ए है। फिर बी में दिया हुआ है एन स्लिप बराबर एन आर माइनस एन एस। इसी तरीके है एन स्लिप बराबर एन एस माइनस एन आर बाई एन आर। तो इसी तरीके से चार ऑप्शन दिए हैं, बट दोस्तों इसका जो आंसर है वह ए सही है, एन स्लिप बराबर एन एस माइनस एन आर। इसके बाद दोस्तों हम अगला क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक नए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 10वां नंबर, नियंत्रण सर्किट किस प्रचालन में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसके जहाँ पे चित्र दिया हुआ है, इसके चार ऑप्शन है, रिमोट कंट्रोल, इंचिंग नियंत्रण, अनुक्रमिक आगे और पीछे। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वह है बी,
इंचिंग। तो दोस्तों हम इसके फिर से नेक्स्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक चित्र वाला क्वेश्चन आ गया है, एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो दोस्तों ये एक मोटर है, इसका आपको नाम बताना है, मोटर का भाग है ये, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, सॉफ्ट है, ब्रश है, बियरिंग है और स्लिप रिंग है। तो इसमें से इन चारों में से कोई एक इसको बोलते हैं, इसका नाम है। तो इसका जो आंसर है वह है डी, स्लिप रिंग। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो ध्रुव 24 खांचे 12 कुंडली वाले तीन कला मोटर के कुंडली की संख्या प्रति फेज प्रति पोलो के जोड़ों की गणना करें। ठीक है दोस्तों। तो ये शायद दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बट इसका हम आपको आंसर बता देते हैं। इसका आंसर आएगा डी, 4। फिर नेक्स्ट कर लेते हैं और अगला क्वेश्चन आ जाता है, अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा तीन कला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है। तो 13वें का जो आंसर है वह है दोस्तों ए, कॉपर की कमी का नुकसान निर्धारित किया जाता है, कॉपर की कमी हो जाती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 14 क्वेश्चन है, वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण सचित्र है। तो यहाँ पे एक चित्र दिया है, इसका आंसर बताना है। ध्रुवता टेस्ट पहला है, ग्राउंड टेस्ट, 80 है निरंतरता परीक्षण और डी है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो इसका जो आंसर है वह है आपका ए, ध्रुवता टेस्ट। उसके बाद दोस्तों हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस प्रकार की एसी वाइंडिंग की विभिन्न पिंचों पर कुंडली, पोल और कला की संख्या एक से अधिक है। तो दोस्तों यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, अचूक कुंडल वाइंडिंग, हीरा कुंडल वाइंडिंग, लैप्ड वाइंडिंग पर फ्लैट लूप और फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप्ड वाइंडिंग। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो आंसर है वह है डी, फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप्ड वाइंडिंग। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट कर देते हैं इसको और अगला क्वेश्चन आ जाता है, तीन कला 36 स्लॉट 12 कॉइल और 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग के लिए स्लॉट के संदर्भ में कला विस्थापन की गणना करें। तो दोस्तों इसका जो चार ऑप्शन है वह पहला है 3 स्लॉट, 4 स्लॉट, 6 स्लॉट और 8 स्लॉट। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से जो आंसर इसका है सी, 6 स्लॉट। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट कर लेते हैं और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ जाता है, 17 सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है। तो यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, इसमें जो है इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, स्थायी संधारित्र मोटर, इंडक्शन स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर या कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो इसका दोस्तों जो आंसर है वह है ए, स्थायी संधारित्र मोटर। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, सी सिंगल फेज मोटर का क्या प्रकार क्या है, ठीक है। तो ये भी इसका है अगला क्वेश्चन, स्थायी संधारित्र मोटर, 8वां क्वेश्चन है ये। तो फिर इसके बाद हम फिर से नेक्स्ट करते हैं और अगला क्वेश्चन आ जाता है, प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच क्या संबंध है। तो दोस्तों 19वें का जो आंसर होगा वो बी होगा, रनिंग वाइंडिंग कम है या वाइंडिंग अधिक है। उसके बाद दोस्तों हम फिर से इसको नेक्स्ट कर लेते हैं और अगला क्वेश्चन आ जाता है 20वां क्वेश्चन, ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टैरिसीस मोटर उपयुक्त क्यों है। तो दोस्तों इसके चार क्वेश्चन जो है ऑप्शन दी। तो दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है, घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है। तो जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है यूनिवर्सल मोटर, दूसरा है प्रतिकर्षण मोटर, तीसरा है आच्छादित पोल मोटर और चौथा है संधारित्र प्रारंभ मोटर। तो इसमें दोस्तों जो ऑप्शन है वो है डी, संधारित्र प्रारंभ मोटर। उसके बाद दोस्तों हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं और यहाँ पे अगला क्वेश्चन 22 नंबर आ जाता है, किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत कम स्टार्क होता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से जो इसका आंसर है वह है डी, प्रतिरोध
शुरू इंडक्शन रन मोटर। इसके बाद दोस्तों हम फिर से इसको नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम अगले जो क्वेश्चन पे चले जाते हैं। स्प्लिट कला मोटर में अब केंद्रीय स्विच का कार्य क्या है? तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अतिधारा से बचाता है, निरंतर गति बनाए रखता है, मोटर की ओवरलोडिंग से बचाए, या चौथा जो है आपूर्ति से शुरुआती वाइंडिंग बनाए और तोड़े। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह है डी, आपूर्ति से शुरुआती वाइंडिंग बनाए और तोड़े। इसके बाद दोस्तों एक यहाँ पे फिर से नया क्वेश्चन आ जाता है 24 नंबर, अल्टरनेट के ईएमएफ समीकरण की गणना करने का सूत्र क्या है? तो यहाँ पे इस फार्मूला बताना है जो वो सही है। तो यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से जो इसका सही आंसर है वह है आपका सी, ई बराबर 4.44 के टी के सी एफ टी और यहाँ पे एम। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम फिर से इसको नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ जाता है 25 नंबर, अल्टरनेटर के समानांतर संचालन से पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जाना है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, रेटिंग होनी चाहिए, फेज अनुक्रम समान होना चाहिए, रोटर प्रतिबाधा समान होनी चाहिए, स्टेटर इम्पीडेंस समान होना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह है बी, फेज अनुक्रम समान होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों फिर से नेक्स्ट कर देते हैं और अगला क्वेश्चन आ जाता है 26 नंबर, दिष्टकारी डायोड में एलईडी को कन्वर्टर्स के रूप में क्यों टाला जाता है? तो यहाँ पे जो पहला है अधिक डोप्ड युक्ति, बहुत कम शक्ति युक्ति, प्रकाश उत्सर्जन के लिए बनाया गया है, या फिर डी ऑप्शन है तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील। तो दोस्तों चारों में जो इसका आंसर होगा वह होगा आपका बी, बहुत कम शक्ति युक्ति। उसके बाद दोस्तों हम इसको फिर से नेक्स्ट कर देते हैं और अगला क्वेश्चन आ जाता है, फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिफिल फ्रीक्वेंसी पिन क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है फार्मूला दिया हुआ है, तो इनमें से इसका आंसर बताना है। तो जो 27 का हो जाएगा आंसर हो जाएगा सी, तो एफ आई एन फिन बराबर 2 फिन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम फिर से इसको नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम जो है अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे 28 नंबर हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वह होगा ए, इनपुट डेटा संग्रहित करना। इसके बाद दोस्तों फिर से नेक्स्ट कर देते हैं और अगला क्वेश्चन आ जाता है, एस सी आर का कौन सा चतुर्थांश प्रचालन रिवर्स बायसिंग में भारी करंट देता है? तो दोस्तों इसके 4 जो आंसर दिए हुए हैं, पहला चौथांश, दूसरा चौथा, दूसरा, तो ये अलग अलग उसमें ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो जो इसका आंसर होगा वह होगा आपका बी, तीसरा चतुर्थांश। इसके बाद दोस्तों फिर से नेक्स्ट कर देते हैं और अगला क्वेश्चन आ जाता है, सी आर ओ में टाइम बेस्ड कंट्रोल स्विच या नॉब का उपयोग क्या है? तो दोस्तों इसमें जो इसका आंसर होगा वह होगा स्वीप स्पीड का चयन करें और बीमा की तीव्रता का चयन करें। तो दोस्तों इसमें हम ए लगा देते हैं, इसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। फिर दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट की डीसी वोल्टेज क्या है? यदि इनपुट एसी वोल्टेज 24 वोल्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है 24 वोल्ट, दूसरा है 12 वोल्ट और तीसरा है 9.6 वोल्ट और चौथा है 10.8 वोल्ट। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वह है डी, 10.8 वोल्ट। उसके बाद दोस्तों हम 32 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है, दोलन सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फिल्टर के साथ दृष्टिकारी, दूसरा है वोल्टेज गुणक, तीसरा है नकारात्मक फीडबैक और चौथा है सकारात्मक फीडबैक। तो दोस्तों इसमें जो इसका आंसर होगा वह होगा आपका डी, सकारात्मक फीडबैक। उसके बाद दोस्तों हम 33 क्वेश्चन नंबर पे चले जाते हैं और यहाँ पे दिया हुआ है, कंट्रोल पैनल वायरिंग में लिमिट स्विच का क्या कार्य है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह भी डी होगा, किसी भी मशीन की दूरी गति को
नियंत्रित करता है। इसके बाद दोस्तों हम 34 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एसी प्रतिरोधक और प्रेरक भार को शुरू करने और रोकने के लिए संपर्ककर्ता का मानक कर्तव्य चक्र कोड कौन सा है? तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं AC1, AC2, AC3, AC4। तो इसमें जो इसका आंसर होगा वह होगा बी, AC2। इसके बाद दोस्तों हम फिर से नेक्स्ट कर लेते हैं और अगला क्वेश्चन आ जाता है 35। तो इसमें जो दिया हुआ है ड्राइव सर्किट में पावर कंट्रोलर का क्या कार्य है? तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं तो इसमें इसका आंसर है वह है बी। यह मोटर की ओवरलोडिंग स्थिति का पता लगाता है। फिर से दोस्तों हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं हम, और हमारे सामने एक 36 क्वेश्चन नंबर आ जाता है। एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह हम आपको बता देते हैं, वह है डी, माइक्रो प्रोसेसर आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। उसके बाद दोस्तों हम फिर से इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आता है एसी ड्राइव में आईजीबीटी का कार्य क्या है? ये एक नया क्वेश्चन है 37। इसका तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है आने वाली एसी आपूर्ति को स्मूथ करना, और दूसरा है बी नंबर मोटर को दी गई शक्ति को नियंत्रित करता है, रेक्टिफायर से आउटपुट वोल्टेज को स्थिर करें, या फिर चौथा है आगत एसी शक्ति को डीसी शक्ति निर्गत में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों 37 का जो इसका आंसर है वह है बी, मोटर को दी गई शक्ति को नियंत्रित करता है। उसके बाद दोस्तों 38 नंबर आ जाता है। 38 नंबर है डीसी ड्राइव का नुकसान क्या है? तो दोस्तों डीसी ड्राइव का जो नुकसान है वह है 38 नंबर का जो आंसर होगा वह ए होगा, उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम फिर से इसको नेक्स्ट कर देते हैं और 39 क्वेश्चन नंबर आ जाता है। एसी ड्राइव के बीओपी में प्रॉग डाटा का बटन का उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं बट इसका जो आंसर है वह है बी, दर्ज किए गए डाटा और फैक्ट्री संग्रहित डेटा को संग्रहित करने के लिए। इसके बाद दोस्तों हम फिर से इसको नेक्स्ट कर देते हैं और अगला क्वेश्चन आ जाता है डीसी मोटर में बलाघूर्ण के समानुपाती कौन सा है? तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। जो पहला ऑप्शन है वह है बैक ईएमएफ, और दूसरा है फील्ड धारा, तीसरा है सिरों का वोल्टेज और चौथा है आर्मेचर करंट। तो दोस्तों इसमें जो इसका आंसर होगा वह होगा डी, आर्मेचर करंट। उसके बाद दोस्तों हम फिर से इसको नेक्स्ट कर देते हैं और हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रकार क्या है? तो यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, इसका आंसर बताना है। तो दोस्तों एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर का जो प्रकार है इसका आंसर जो दोस्तों होगा वह होगा सी, मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर। उसके बाद दोस्तों हम फिर से इसको नेक्स्ट कर देते हैं और हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन के लिए प्रयुक्त परमाणु सामग्री का क्या नाम है? तो दोस्तों इसमें जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है सिलिकॉन, थोरियम, एंटीमनी, कैडमियम। तो इसमें जो इसका आंसर है वह है बी, थोरियम। फिर से हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं तो हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टीम पावर प्लांट में किस घटक का उपयोग फ्लू गैस से फीड पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है? तो इसमें चार ऑप्शन है बॉयलर, इकोनोमाइजर और सुपर हीटर और एयर प्री हीटर। तो इसमें दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह होगा आपका बी, इकोनोमाइजर। इसके बाद फिर से इसको नेक्स्ट कर देते हैं और हम अगले क्वेश्चन 44 पे चले जाते हैं। तो दोस्तों 44 नंबर पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है डिस्क पिन इंसुलेटर बाहरी सतह को ग्लेजिंग द्वारा क्यों बनाया गया है और किनारों को अंदर की तरफ क्यों झुका रहा है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका डी, वर्षा ऋतु में निरंतर जल प्रवाह को निष्क्रिय करता है। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट कर देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है किस प्रकार का एसी प्रसारण सार्वभौमिक रूप अपनाया जाता है? तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं पहला वो है दो फेज 4, दूसरा है दो फेज 3 तार, और तीसरा है सिंगल फेज 2 तार, और चौथा है 3 फेज। तो इसका दोस्तों जो आंसर होगा वह होगा डी, 3 फेज। फिर से दोस्तों हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है
ओवरहेड लाइनों पर उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम क्या है? तो उसके बाद दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है: ACSR, एल्युमिनियम, जस्तीकृत लोहा, कठोर तांबा। तो इसमें दोस्तों जो इसका आंसर होगा वह है ACSR। इसके बाद दोस्तों हम फिर से इसको नेक्स्ट कर देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि डिस्क इंसुलेटर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो डिस्क इंसुलेटर की स्ट्रिंग व्यवस्था का क्या होगा? तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बट इसका जो आंसर है वह है आपका सी, केवल क्षतिग्रस्त डिस्क कार्य। उसके बाद दोस्तों 48 नंबर पे हम आ जाते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ओवेच कंडक्टरों पर त्वचा के प्रभाव का क्या होगा अगर कंडक्टर का व्यास छोटा है 1 सेंटीमीटर से। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं, नगण्य हो जाता है, अधिकतम तक बढ़ जाता है, कोई असर नहीं, वही रहता है, या फिर चौथा मान का आधा घट जाता है। तो इसमें दोस्तों जो इसका आंसर होगा वह होगा ए, नगण्य हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हम 49 नंबर पे आ जाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ, यदि x के रूप में चिन्हित किया गया परीक्षण बटन ELCB में स्थायी रूप से बंद है तो इसका क्या प्रभाव है? तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है सर्किट रुक रुक कर ट्रिप होता है, दूसरा है सर्किट सामान्य रूप से कार्य करता है, तीसरा है सर्किट पूरी तरह से बंद है, और या फिर चौथा है लीकेज पर सर्किट ट्रिप नहीं करेगा। तो इसका जो आंसर दोस्तों है वह हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर है आपका सी, सर्किट पूरी तरह से बंद रहेगा। तो इसके बाद जो लास्ट जो क्वेश्चन आता है वह है, सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है अगर लोडिंग पर सर्किट रुक रुक कर ट्रिप होता है? तो दोस्तों में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है रिले गलत सेटिंग, अत्यधिक गर्मी, रेफर बंद, और तीसरा है पर्याप्त वायु दाब, और चौथा है लाइन वोल्टेज बहुत अधिक है। तो दोस्तों जो इसका आंसर है वह है ए, रिले की गलत सेटिंग। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे सारे 50 क्वेश्चन हो जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह जो क्लास है यह CBT एग्जाम की डेमो क्लास चल रही थी। इसके क्वेश्चन जो हैं आई होप आपको याद हो गए होंगे। तो चलिए हम इसको सबमिट कर देते हैं अपने एग्जाम पेपर को, अब देखते हैं कितने सही हुए हैं। तो दोस्तों जो हमारे 50 क्वेश्चन थे उनमें से आप देख सकते हैं कि 47 क्वेश्चन सही हुए हैं और 2 गलत जो क्वेश्चन थे उनके आंसर रॉन्ग हो गई हैं, मतलब कि हमारा 94% रिजल्ट बनना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अच्छी प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम देने जा सकते हैं, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।